चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। क्योंकि देखो वेक्टर और 3D दोनों एक जैसे ही है, तो ये तीसरा चौथा चैप्टर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति। थ्री डी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, 3D हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है एक रेखा के दिक् कोसाइन। तो देखो अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। इस इंपॉर्टेंट चीज से आपको सारा जो 3D का चैप्टर है उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना आप। जैसे हम 3D के अंदर 3D में क्या करेंगे, 3 अक्ष है अपने पास, एक्स वाई और ये जेड, ये मूल बिंदु है। ठीक है, अब क्या है, अगर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक में यहाँ पी पॉइंट है, इसके जैसे निर्देशांक x1 y1 z1 ये है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप कि अगर 3D में मैं बोलूंगा, जब तो बोलूंगा पी पॉइंट लिखूंगा और सीधा x1 y1 z1 बोलूंगा। ठीक है, और यदि मैं वेक्टर की बात करूंगा तो जैसे ये पी पॉइंट है, ये तो 3D के अंदर x1 y1 z1, इसका मतलब भी वही है कि हमें मूल बिंदु से पी बिंदु पर पहुंचना हो तो ये निर्देशांक चाहिए। और पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश ये जो है वो वेक्टर की भाषा है। तो पी के स्थिति सदिश यानी मूल बिंदु से जोड़ने वाली जो लाइन है ये ओपी वेक्टर है। ये क्या है, ये ओपी वेक्टर है। तो ओपी वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, समझ आ गई बात। तो देखिए पहला तो ये है कि आपको क्या करना है, कोई पॉइंट के निर्देशांक दिए हो x1 y1 z1, तो 3D के अंदर उस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट का एड्रेस दिया हुआ है, मूल बिंदु से वहां कैसे जाना है। और किसी बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ है तो इसका मतलब भी वही है, बस यहाँ है कि x की डायरेक्शन में हम i कैप ले लेते हैं, y की डायरेक्शन में हम j कैप ले लेते हैं, z की डायरेक्शन में हम k कैप ले लेते हैं। तो ओपी वेक्टर का मतलब जैसे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तो इसका मतलब भी पी पॉइंट है। पर वेक्टर में क्या होता है, मूल बिंदु यानी शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु ये दोनों भी होते हैं। और ओपी वेक्टर एक ओपी रेखाखंड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ओपी रेखाखंड को। समझ आ गई बात। यानी ये है कुल मिला के बात कि 3D के अंदर हमें क्या करना होता है, कोई पॉइंट के बिंदु दिए हुए। ठीक है, तो उस पॉइंट के बिंदु का मतलब उसको मूल बिंदु से जोड़ने वाली जो लाइन है वो, या मूल बिंदु से जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो इस सदिश के रूप में दिया हुआ होगा। तो अब जैसे सबसे पहला टॉपिक जो 3D का है वो है रेखा की दिक् कोसाइन। एक रेखा की दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन। ठीक है, तो रेखा की दिक् कोसाइन क्या है, देखो रेखा की दिक् कोसाइन। अब देखो ये रेखा कौन है, रेखा या रेखा खंड बोल दो एक ही बात है। ठीक है, रेखा खंड, रेखा का छोटा टुकड़ा और रेखा अनफाइनेटली जाने वाली रेखा होती है। ठीक है, अब देखिए दिक् कोसाइन क्या होती है। अगर कोई ओपी रेखा खंड है तो उसका एक्स अक्ष के साथ मैं कोण मान लेता हूँ अल्फा है, और वाई एक्स के साथ कोण जो है वो मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, और जेड एक्स के साथ में जो कोण है वो मान लेते हैं हम गामा है। ठीक है, यानी किसी रेखा खंड का निर्देशीय अक्षों के साथ में जो कोण है वो अल्फा बीटा गामा है। तो लिख देते हैं यहाँ, यदि किसी रेखाखंड का निर्देशीय अक्षों के साथ बनाया गया कोण बनाए गए कोण जो है वो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है। तो अगर इनको कोस के साथ लेंगे तो जैसे कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा क्या है, उस रेखा की दिक् कोसाइन है। रेखा की क्या है, दिक् कोसाइन है। बस ये इतना सा है। ठीक है, यदि निर्देशीय अक्षों के साथ में बनाया गया कोण अल्फा बीटा गामा है तो उसको कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा लेने पर ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या बन जाती है, उस रेखाखंड की दिक् कोसाइन बन जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम
सिर्फ और सिर्फ मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ। अब मैं ये ध्यान में रख लेता हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ओपी वेक्टर है जो पी की स्थिति सदिश है, पी बिंदु का स्थिति सदिश। जैसे ये ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, ठीक है। अच्छा, इसमें दिक् कोजाएं अभी मैंने समझा दिया आपको कि दिक् कोजाएं क्या होती है। फिर उसके बाद में एक टॉपिक और है दिक् अनुपात, वो है दिक् अनुपात, ठीक है। दिक् अनुपात क्या है? तो दिक् अनुपात क्या होता है? दिक् कोजाओं के समान अनुपात, क्या करना है, दिक् कोजाओं के समान अनुपात में राशियां जो है वो क्या कहलाएगी, समान अनुपात में राशियां जो है तो दिक् अनुपात कहलाएगी, दिक् अनुपात होगी, ठीक है। अब देखो समान अनुपात में राशियां कैसे है भाई, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि इसकी दिक् हो जाए, अगर मैं कोस अल्फा कोमा कोस बीटा कोमा कोस गामा करता हूं, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यदि मैं करता हूं तो ये कोस अल्फा कोस बीटा गामा को किसी समान अनुपात से गुणा कर देते हैं। मान लेते हैं 5 से सबको गुणा कर दिया, तो ये 5 कोस अल्फा 5 कोस बीटा कोमा 5 कोस गामा, ठीक है। ये सब क्या होगी, ये दिक् अनुपात होंगे। ये क्या होंगे, ये दिक् अनुपात होंगे, यानी दिक् कोजाओं कोई किसी, ये दिक् अनुपात होंगे। समझ आ गई बात? यानी दिक् कोजाओं को किसी अचर संख्या से इस प्रकार से गुणा कर दो कि उनका अनुपात समान रहे, क्या रहे, उनका अनुपात समान रहे, तो वो क्या होंगे, दिक् अनुपात होंगे। अब ये तो सी परिभाषा की बात। अब हम समझते हैं सदिश से इसे क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ये। आपको क्या करना है, यदि कोई भी सदिश दिया हो तो उसके सीधे आई जे के जो घटक है x1 कोमा y1 कोमा z1, ये सीधे सीधे कहलाएंगे दिक् अनुपात। क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात। कोई सदिश यदि दिया हुआ है तो उस सदिश के सीधे सीधे एक्स वाई जेड के जो घटक है वो क्या कहलाएंगे, दिक् अनुपात। अब दिक् कोजाएं कैसे निकालेंगे, दिक् कोजाओं निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो ओपी वेक्टर है ना, इस ओपी वेक्टर का इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है, इकाई सदिश, ठीक है। अब इकाई सदिश तुम्हें निकालना आता है, कैसे निकलेगा, इस सदिश के अंदर इसके परिमाण का भाग दे दो, तो इकाई सदिश जो है वो हो जाएगा x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के डिवाइड बाई अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया है, आवाज आ रही है ना मेरी, और सब कुछ ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है ना अभी तक है? तो हमने क्या कर दिया, किसी सदिश का इकाई सदिश निकाला है, उस सदिश का इकाई सदिश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके परिमाण से भाग देंगे, सिंपल सी बात है। तो इस परिमाण का भाग देने के बाद में देखो अलग अलग कर देता हूं, तो x1 बटा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आई के प्लस, ये सबके बटा में अलग अलग कर दिया मैंने, y1 बटा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर जे के प्लस, फिर उसके बाद में z1 बटा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये के कैप हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, कोई सदिश लिया और उस सदिश के सीधे आई जे के घटक ले लिए, तो वो हो गए दिक् अनुपात, ठीक है। और अगर उसका इकाई सदिश बना दिया तो इकाई सदिश के जो घटक है कौन कौन होंगे, x1 बटा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर कोमा y1 बटा अंडर रूट सेम ये, फिर इसी प्रकार से ये z1 बटा अंडर रूट के अंदर ये सेम एज इट इज, ठीक है। तो ये अगर इकाई सदिश के आई जे के घटक लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो आ जाएगी दिक् कोजाएं। क्या आ जाएगी, दिक् कोजाएं। यानी किसी सदिश का इकाई सदिश लेने पे जो उसके घटक बनते हैं वही उसकी क्या होती है, दिक् कोजाएं होती है। यानी अगर मैं इस सदिश की बात करूं तो इस सदिश की दिक् कोजाएं मैंने कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा मानी है, तो ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ये कोस अल्फा की है, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, कोस बीटा की है, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, कोस गामा की है। अल्फा बीटा गामा कौन है, उस
सदिश के एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के साथ बनने वाले कोण हैं। सदिश या उस रेखाखंड, ठीक है भाई, समझ आ गई। सिर्फ और सिर्फ आपको दिक् कोजाएं और दिक् अनुपात बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, अब देख सकते हो आपकी दिक् कोजाओं को दिक् अनुपात बोला जा सकता है। दिक् कोजाओं को क्या बोला जा सकता है? दिक् अनुपात बोला जा सकता है। बट दिक् अनुपात को कभी भी दिक् कोजाएं नहीं कहा जाएगा। वो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अनुपात से ज्यादा गुणा करने पे क्या होता है, जैसे दिक् कोजाएं उनको किसी फिक्स संख्या से गुणा करने से उनका अनुपात तो सेम रहता है, पर बाकी चीजें बदल जाती है। अब देखो, जैसे मैंने अभी अभी बात करी थी कि जैसे ओपी वेक्टर क्या था, वो था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप था, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, अब इसका इकाई सदिश निकाला था मैंने, तो इकाई सदिश देखो इसका क्या बना था, इकाई सदिश बना था अपने पास x1 बटा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर आई कैप प्लस y1 बटा अंडर रूट के अंदर सेम यही, फिर जे कैप प्लस z1 बटा अंडर रूट में इसका परिमाण सेम और फिर ये के कैप, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इकाई सदिश बनाने से ये जो आई जे के घटक है वो सारे के सारे क्या बन जाती है, दिक् कोजाएं बन जाती है। यानी ये तीनों क्या है, अब उस रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड, ओपी रेखाखंड था ना भाई, ओपी जैसे अपन ने अभी भी बनाया था इस टाइप से, ये एक्स एक्स मान लेते हैं, ये वाई है, ठीक है, ये जेड है, ये ओ पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, ठीक है। तो ये ओपी रेखाखंड है। ये इस ओपी रेखाखंड का एक्स एक्स के साथ मैंने कोण अल्फा लिया था, वाई एक्स के साथ बीटा माना था, इसे जेड एक्स के साथ गामा कोण। तो ये अल्फा बीटा गामा को कोस के साथ लेने से वो दिक् कोजाएं बन जाती है। और इकाई सदिश निकालने से, अब ये जो है इकाई सदिश निकालने से ऐसा क्यों हो जाता है, ये जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तब मैं आपको अच्छे से और डिटेल में समझाऊंगा। पर बाकी आपको इसको ज्यादा समझने की वैसे जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा आप याद रखो कि ये होता है। अब देखो कोस अल्फा, फिर भी किसी को अगर लगता है कि नहीं समझाना है तो हम ऑफलाइन क्लास लगेगी तो बिल्कुल यहाँ से ट्राइंगल बना के बता सकते हैं कि ये कैसे आती है वैल्यू। अब कोस अल्फा जो है वो है x1 बटा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इसी प्रकार से कोस बीटा जो है वो है y1 बटा अंडर रूट के अंदर इसका परिमाण। इसी प्रकार से कोस गामा क्या है, z1 बटा अंडर रूट इसके अंदर इसका परिमाण। अब आपको पता है अगर ये इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है, एक होता है, सबको पता है भाई। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, परिमाण लेने के लिए इनका वर्ग करते हैं, इनके घटकों का वर्ग करके जोड़ते हैं, आई जे के घटकों का वर्ग करके जोड़ के अंडर रूट में रखते हैं ना भाई। तो इनका अगर वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखो ये x1 स्क्वायर बट्टा इसका भी वर्ग होगा, तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस कोस बीटा यानी इसका भी होगा, तो y1 स्क्वायर बटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से ये हो जाएगा z1 स्क्वायर बटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। इन सबको एलसीएम लेके जोड़ोगे तो एक आ रहा है, और वैसे एक आना ही है क्योंकि हमने ओपी वेक्टर का क्या किया था, इकाई सदिश बनाया था, इकाई सदिश का परिमाण वैसे ही एक आएगा। तो यहाँ से ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमेशा एक रहेगी किसी भी रेखाखंड के लिए। किसी भी रेखाखंड के लिए उसके दिक् कोजाओं के वर्गों का योग सदैव एक होता है। अब ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है, इसे हम शॉर्ट में एल एम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल एम एन। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, एक रहेगा, ध्यान रहे भाई, ठीक है। तो दिक् कोजाओं की वर्गों का योग सदैव क्या होता है, एक होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, यस और नोट, ठीक है। तो ये हमने दिक् कोजाएं और दिक् अनुपात के बारे में पढ़ा है। कल से इसके एग्जाम्पल और आगे की चीजें कंटिन्यू रखेंगे। ओके।